हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट बियॉन्ड न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज जानेंगे, क्यों ये पर्टिकुलर जगह ओरछा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे कि क्यों ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, तो अभी कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज आई थी कि जो ओरछा है इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, है ना। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि ICOMOS गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन और प्रिपरेशन करना है। किस चीज को लेके? ओरछा को लेके। अगर आपको नहीं पता है तो न्यूज ये है कि ओरछा को हम क्या करना चाहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की परमानेंट लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें ICOMOS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, है ना। ICOMOS क्या है? आपकी यूनेस्को की ही एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम क्या है कि जितने भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको लेकर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, या फिर ये चेक करना कि क्या वो पर्टिकुलर जगह क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है यूनेस्को में शामिल होने का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने का, राइट। तो इन्हीं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ओरछा को यूनेस्को की परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार जब भी आपका एमपीपीसीएस एग्जाम इस बार होने वाला है तो उसमें ओरछा आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि अभी न्यूज में रहा है, ठीक है। यदि ओरछा को यूनेस्को की परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है तो ओरछा भारत का पहला स्टेट प्रोटेक्टेड साइट होगा जो यूनेस्को की परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगा। ये बात इस खबर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की परमानेंट लिस्ट में शामिल हो जाता है तो ओरछा क्या होगा, भारत का पहला स्टेट प्रोटेक्टेड साइट होगा, ठीक है। स्टेट प्रोटेक्टेड साइट यानी कि ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अभी भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन सबकी सुरक्षा का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। तो ये पहला भारत का स्टेट प्रोटेक्टेड साइट होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। ओरछा जो है आपका निवारी डिस्ट्रिक्ट में है ना, मध्य प्रदेश, निवारी डिस्ट्रिक्ट। ओरछा किस लिए प्रसिद्ध है? ओरछा में बुंदेला आर्किटेक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बुंदेला आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, ओरछा में हमें बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ हमें टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं और पैलेसेस यानी महल देखने को मिल रहे हैं, है ना। जहांगीर महल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, राजा राम टेम्पल हमें देखने को मिल रहा है, चतुर्भुज टेम्पल इन ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ओरछा बेतवा रिवर के किनारे स्थित है। कौन सी नदी इसके साथ जुड़ी हुई है? ओरछा के साथ बेतवा रिवर, ठीक है। तो तीन महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपने यहाँ से देख लिए हैं, निवारी डिस्ट्रिक्ट, बुंदेला आर्किटेक्चर एंड बेतवा रिवर, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ओरछा में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है पैलेसेस का, टेम्पल्स का, राइट। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कि क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसे लैंडमार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, सिटीज, फॉरेस्ट, माउंटेन्स या वाइल्डनेस एरियाज है जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के कारण इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड और इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे पहले आपका लैंडमार्क भी हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, आर्किटेक्चर रिलेटेड कोई चीज, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, शहर भी हो सकते हैं, एक शहर भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है, फॉरेस्ट और माउंटेन्स, ये सारी जगह जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती हैं, ठीक है। और अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है तो इनको क्या दिया जाता है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाता है, यानी दुनिया भर में इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो जगह सिर्फ हमारे देश में प्रसिद्ध नहीं होगी, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके। और इनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का क्या मतलब है कि वो जगह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है उनकी एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है, मतलब वो ह्यूमैनिटी के लिए वो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका महत्व क्या होगा? कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है और नेचुरल सिग्निफिकेंस इनका देखा जाता है, ओके। अगर हम बात करें भारत की कि टोटल भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी है? 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज ऑफ नाउ। अभी के अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में अभी 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, ठीक है। मेन आपकी दो है और ये मिक्स जो है इन्हीं से मिलकर के बना है। देखिए, कल्चरल साइट्स, अगर हम बात करें भारत में कल्चरल साइट्स कितनी है तो अराउंड 37 हमारे देश में कल्चरल साइट्स हैं।
अगर हम बात करें नेचुरल साइट्स कितनी है तो 7, ठीक है। मिक्स्ड साइट कितनी है, मिक्स्ड साइट हमारे पास एक ही है। ओके, देखिए मिक्स्ड साइट वो साइट है जो कल्चरल साइट भी है और नेचुरल साइट भी है, मतलब वहां हमें कल्चर के एलिमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और नेचर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी जो साइट होती है जहाँ कल्चरल साइट भी हो और जो नेचुरल साइट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साइट। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आप जो है देख सकते हैं। अभी लास्ट में हम लोग एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज, एमपी की कौन कौन सी जगह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है उनके बारे में भी जानेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे दुनिया के महत्वपूर्ण कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को पहचानने, संरक्षित करने और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के उद्देश्य से बनाया गया। जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन था, ये किस लिए लिया गया, ताकि हम दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है और जिन्हें हम आगे पास ऑन करना चाहते हैं, यानी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन लाया गया था। और 1972 में यूनेस्को ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, अब इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल साइट्स और नेचुरल एरियाज को भारी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उस टाइम युद्ध का समय था, तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ऐसी हेरिटेज को कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता महसूस करी। तभी हमें समझ में आया कि नहीं, जो हमारे हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, जहां हमें अपनी हिस्ट्री या कल्चर देखने को मिलता है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी सोच ने आगे चलकर 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का रूप लिया। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट्स है उनकी पहचान करना, है ना। जब आप पहचान करोगे तभी तो प्रोटेक्ट कर पाओगे, है ना। एक बार हमने जगह की पहचान करी, उसके बाद हम उन्हें क्या देंगे, संरक्षण देंगे, यानी कि प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे, उनके ओरिजिनल वैल्यू को सुरक्षित रखेंगे और फिर ट्रांसमिट करेंगे फ्यूचर जनरेशन तक। ऑब्वियसली जब कोई चीज आप बहुत टाइम तक संभाल के रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर जनरेशन तक सुरक्षित पहुंच जाएगी। तो ये मुख्य ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के। ठीक है, अब हम किस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है। क्या कोई भी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है? इसका जवाब है नहीं, डेफिनेटली कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 क्राइटेरियाज हैं। किसी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस पाने के लिए कम से कम एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी जगह को हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो जगह एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे, तभी वो जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो सकती है। ठीक है, अब क्राइटेरिया भी दो प्रकार के हैं। कल्चरल में आपके 6 क्राइटेरिया हैं और नेचुरल में आपके कितने हैं, 4 क्राइटेरिया हैं। इनको फटाफट से देखते हैं क्या यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें कल्चरल क्राइटेरिया की, तो पहला क्या है, मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति, यानी ऐसी साइट जो ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस की उत्कृष्ट और असाधारण कृति हो। कोई ऐसी जगह जहां हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी देखने को मिल रही हो, राइट। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान या सभ्यता का प्रतिनिधित्व, कोई ऐसी जगह जहां हमें संस्कृति का आदान प्रदान यानी कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिल रहा हो, है ना। कोई ऐसा महल या कोई ऐसा फोर्ट जहां हमें देखने को मिल रहा हो कि आर्किटेक्चर यूज हुआ है दूसरी जगह का और जो ओरिजिनल जगह है जहां पे वो है उनका। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज बेसिकली हमें देखने को मिले, है ना। जैसे बहुत सारी मुगल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जहां हमें काफी ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है। ओके, देन परंपरा या सभ्यता की विशिष्ट गवाही, ऐसी साइट जो किसी ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन की यूनिक और महत्वपूर्ण टेस्टिमनी प्रस्तुत करती हो, जहां हमें कोई सिविलाइजेशन या कोई ट्रेडिशन देखने को मिल रहा हो। ठीक है, उसके अलावा वास्तुकला, तकनीक या लैंडस्केप का उत्कृष्ट उदाहरण, ऐसी साइट जो आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी या लैंडस्केप के विकास का आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो। उसके अलावा पारंपरिक बस्ती एवं भूमि समुद्री उपयोग, इसका मतलब ऐसी साइट जहां पे हमें ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड यूज या सी यूज का उत्कृष्ट उदाहरण दिख रहा हो, जहां पे हमें लैंड यूज या सी यूज का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिख रहा हो, ऐसी साइट को भी हम डाल सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अब हमने जब तक जो पढ़ा था वो कल्चरल क्राइटेरिया था। नेचुरल क्राइटेरिया जो कि आपके टोटल 4 हैं, उसमें पहला है असाधारण प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि ऐसी कोई साइट, ठीक है, या जिसमें आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी या फीचर्स को रिप्रेजेंट किया हो, जो बहुत ही सुंदर हो दिखने में, आउटस्टैंडिंग वहां का नेचर हो। अर्थात साइट में असाधारण प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक सौंदर्य या विशेष प्राकृतिक फीचर मौजूद रहे, जहां हमें कोई एक
अलग सी या कोई हट गई नेचुरल एक्टिविटी देखने को मिल रही हो तो उसको भी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल सकते हैं। जहां पे हमें अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने को मिल रही हो, है ना, अर्थ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी कोई साइट जहां हमें अर्थ की इवोल्यूशन हिस्ट्री दिख रही हो कि धरती कैसी बनी, है ना, अर्थात साइट पृथ्वी के जियोलॉजिकल डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चरणों को समझने में सहायकारी हो। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। साइट जो है उसका आउटस्टैंडिंग एग्जांपल हो किसका, इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस का, अर्थात साइट में चल रही महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल रहा हो। लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण। ऐसी कोई साइट जहां पे हमें अद्भुत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही हो, इसका मतलब है कि डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षी, जहां बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिले, तो वो जगह भी क्या हो जाती है, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो सकती है। तो ये टोटल 10 क्राइटेरिया थे जो हमने देखे। इसमें से कुछ आपके कल्चरल क्राइटेरिया थे और कुछ क्या थे, नेचुरल क्राइटेरिया, नेचर बेस्ड। ओके, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख साइट्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो पहला आता है आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जिसे कब इंस्क्राइब किया गया था, 1986 में। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, ये आपका है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, चंदेला रूलर्स। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखेंगे, खजुराहो ग्रुप जो कि इंस्क्राइब हुआ है 1986 में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, चंदेला रूलर्स। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेला रूलर्स द्वारा लगभग 950 से 1050 के बीच कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रमुख टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, लक्ष्मण टेम्पल एंड केंद्र महादेव टेम्पल। ठीक है, तो पहली साइट कौन सी हो गई, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इसमें एक अद्भुत फीचर हमें देखने को मिलता है, खजुराहो ग्रुप में हमें नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, मंदिरों में इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग हो रखी है, दीवारों पे जो स्टोन कार्विंग है वो हो रखी है। ठीक है, और अत्यंत सूक्ष्म शिल्प कला देखने को मिलती है। यहाँ की आर्टिस्टिक सिंबोलिज्म में हिंदू और जैन ट्रेडिशन दोनों की झलक मिलती है, ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन ट्रेडिशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें अगर दूसरी साइट की, तो वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। इंस्क्राइब कब हुआ है, ये 1989 में। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ओके, रूलर किससे जुड़ा हुआ है, ये एम्परर अशोका से। सांची के मॉन्यूमेंट्स की शुरुआत मौर्यन एम्पायर अशोका के समय 3rd सेंचुरी बीसी में हुई। इसके की फीचर्स क्या है, यहाँ हमें स्तूपा देखने को मिलते हैं, मोनोलिथिक पिलर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और कार्व्ड गेटवे तोरांस। ठीक है, जो तोरन्स होते हैं आपके एंट्रेंस पे बने हुए होते हैं, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जताका टेल्स भी हमें देखने को मिलती है और लॉर्ड बुद्धा के जीवन से संबंधित आर्टिस्टिक रिप्रेजेंट्स देखने को मिलते हैं। जताका टेल्स यानी कि स्टोरीज बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़ी हुई जताका टेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की परमानेंट लिस्ट में शामिल है। इसको इंस्क्राइब किया गया था 2003 में। इसकी लोकेशन क्या है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर वीएस वकानकर। भीमबेटका की खोज 1957-58 में आर्कियोलॉजिकल डॉक्टर वीएस वकानकर द्वारा की गई। इसकी की फीचर्स क्या है, यहाँ 500 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ 500 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं। ऑलराइट, इन शेल्टर्स में प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स पाई जाती है। अब यहाँ हमें तीनों स्टेजेस देखने को मिलती हैं, हिस्ट्री की जो 3 स्टेजेस हैं, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक फेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अब लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओरछा से ही रिलेटेड। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। ओरछा की आर्किटेक्चरल हेरिटेज मुख्यतः किस आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए मराठा आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी बुंदेला आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी मुगल आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी मौर्यन आर्किटेक्चर। तो आपको बताना है कौन सा आर्किटेक्चर हमें ओरछा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।